नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। टीवी पत्रकारिता के दिग्गजों में से एक विनोद दुआ का आज निधन हो गया है। वो 67 वर्ष के थे। विनोद दुआ पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दूरदर्शन और एनडीटीवी जैसे समाचार चैनलों में प्रमुख पदों पर रहे विनोद दुआ हिंदी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे थे। उनके निधन की पुष्टि उनकी बेटी मल्लिका दुआ ने की है। मल्लिका दुआ ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है कि उनके निडर और असाधारण पिता विनोद दुआ का निधन हो गया है। उनकी बेटी ने आगे लिखा, उन्होंने एक अद्वितीय जीवन जिया। दिल्ली के शरणार्थी कॉलोनियों से पत्रकारिता की उत्कृष्टता के शिखर तक बढ़ते हुए 42 वर्षों तक सेवा की। हमेशा हमेशा सत्ता के सामने सच बोलते रहे। वो अब हैं हमारी माँ, उनकी प्यारी पत्नी चिन्ना के साथ स्वर्ग में, जहां वो गाना, खाना बनाना, यात्रा करना और एक दूसरे को परेशान करते रहेंगे। बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान विनोद दुआ और उनकी पत्नी डॉक्टर पद्मावती दुआ को गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी पत्नी का तब लंबे संघर्ष के बाद निधन हो गया था। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद अब सरकार किसानों के दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए राजी हो गई है, ऐसा किसान नेताओं ने दावा किया है। सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की कमेटी की घोषणा की है। ये सरकार से बात करने के लिए अधिकृत होगी। हालांकि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को बढ़ाने जैसी अपनी मांगों को लेकर विरोध जारी रखेंगे। किसानों की तरफ से इसकी घोषणा तब की गई है जब गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात को किसान नेताओं को बाकी मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाया था। इसी को लेकर आज दिन में संयुक्त किसान नेताओं की बैठक रखी गई थी। इसी बैठक में किसानों ने कमेटी गठन का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से बातचीत करने के लिए गठित कमेटी में किसानों की तरफ से बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरुनाम सिंह चडूनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले होंगे। इस मामले में अब एसकेएम की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं उनमें सभी फसलों के लिए कीमतों की गारंटी देना, पिछले साल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा दे रहे छात्रों से परीक्षा कक्ष में ही हाथ से पेपर ले लिया गया था और परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद बीजेपी सरकार पर युवाओं ने जमकर गुस्सा भी निकाला। इस बीच अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लीक हुए यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर की छपाई प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि टीईटी परीक्षा का पेपर बियर के गोदाम के पते पर छपना गोपनीय छपाई का बड़ा घोटाला है। भाजपा सरकार में तो यूं ही हर बार पेपर लीक होगा, इसीलिए 2022 में बेरोजगार सपा की सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि सपा के आने से ही सब कुछ फिर से ठीक होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टियों के साथ मिलकर पंजाब का चुनाव लड़ सकती है। शाह ने कहा कि हम कैप्टन साहब और ढींढसा साहब से बात कर रहे हैं। ये संभव है कि हमारा गठबंधन होगा। जहां तक किसानों के विरोध प्रदर्शन का सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े दिल से विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए कहा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कृषि कानून आपके लाभ में नहीं है तो उन्हें वापस ले लिया। मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कोई मुद्दा बचा है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला मिला है। 71 साल का शख्स 28 नवंबर को जिम्बाब्वे से जामनगर लौटा था और 2 दिसंबर को उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके सैंपल को जीनेम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था। इसमें सामने आया है कि यह शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित है। कर्नाटक में ही इस वेरिएंट से संक्रमण के 2 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक शख्स अफ्रीका का ही है और वो भारत छोड़कर जा चुका है, जबकि दूसरा शख्स बेंगलुरु का है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच देश में कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि विदेशों से आए लोग गायब हो गए हैं। इस तरह का एक वाकया उत्तर प्रदेश के मेरठ से भी सामने आया है। यहाँ 13 लोग ऐसे हैं जो बीते दिनों में विदेश से लौटे हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। इन लोगों ने प्रशासन को अपने पते भी गलत दिए हैं, फिर भी इन्हें खोजने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन ने एएनआई से कहा कि इन लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को लोकल खुफिया यूनिट को दिया गया है और कहा गया है कि इनकी तलाश की जाए कि ये कहां हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी आज देहरादून के परेड ग्राउंड पहुंचे और यहां उन्होंने 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने रैली को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भी भूमि है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाने की कोशिश कर रही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूर रखकर सियासत करना मौजूदा फासिस्ट राज की प्रवृत्ति को बल देने जैसा है। शिवसेना ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी का पिछड़ना चिंताजनक है, लेकिन कांग्रेस की जगह लेने का मंसूबा घातक है। शिवसेना ने सामना के ताज़ा संपादकीय में ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष की एकता का न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनता है तो बीजेपी को सामर्थ्यवान विकल्प देने की बात कोई ना करे। अपने अपने राज्य और टूटे फूटे किले संभालते रहें या एक साथ आएं, इस पर तो कम से कम एकमत होना जरूरी है। इस एकता का नेतृत्व कौन करे, ये आगे का मसला है। ममता बनर्जी द्वारा ये कहने कि यूपीए नहीं है, इसके जवाब में शिवसेना ने कहा कि विपक्षियों को यूपीए की जरूरत है। यूपीए के समानांतर दूसरा गठबंधन बनाना ये बीजेपी के हाथ मजबूत करने जैसा है। यूपीए का नेतृत्व कौन करे, ये सवाल है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन किस किस को स्वीकार नहीं है। वे खुलेआम हाथ ऊपर करें, स्पष्ट बोलें, पर्दे के पीछे गोटरगू ना करें। इससे विवाद और संदेह बढ़ता है। यूपीए नहीं होगा तो दूसरा क्या? इस बहस में समय गंवाया जा रहा है। जिसे विपक्ष का मजबूत गठबंधन चाहिए, उन्हें खुद पहल करके यूपीए की मजबूती के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही शिवसेना ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि गोवा, पूर्वोत्तर राज्यों में टीएमसी ने कांग्रेस को तोड़ा, लेकिन इससे केवल टीएमसी का 2-4 सांसदों का बल पड़ा। आम आदमी पार्टी का भी वही है, कांग्रेस को दबाना और खुद ऊपर चढ़ना। यही मौजूदा विपक्षियों की राजनीतिक चाणक्य नीति है। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने पारी के सभी 10 विकेट झटक लिए हैं। एजाज ने भारत बनाम न्यूजीलैंड के मैच में ये असंभव काम कर दिखाया है। एजाज मूल रूप से मुंबई के रहने वाले हैं। वे तीसरे गेंदबाज हैं जिन्होंने ये कारनामा किया है। इससे पहले जिम लेकर और अनिल कुंबले ऐसा कर चुके हैं। अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेकर ये रिकॉर्ड बनाया था। एजाज पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। क्रिकेट के इतिहास में पारी के सभी 10 विकेट लेना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने 47.5 ओवर्स में 119 रन देकर ये 10 विकेट झटके। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।